तो कैसे हैं आप सब। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें कि हम दसराजन वार कवर करेंगे एंड लेटर वैदिक पीरियड के बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दसराजन वार के बारे में पहले देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्यन ट्राइब ऑफ दिस टाइम वाज भारत। तो इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जनजाति थी वह भारत थी, विच वॉज रूल्ड बाय सुदास, जिसके राजा सुदास थे। सुदास गेव कोवेटेड पोजीशन ऑफ हेड प्रीस्ट टू वशिष्ठ। सुदास ने क्या किया कि जो हेड प्रीस्ट थे उनकी पोजीशन विश्वामित्र के सिवाय वशिष्ठ ऋषि को दे दी। ह्यूमिलेटेड बाय दिस इंसिडेंट, इस घटना के द्वारा अपमानित होकर विश्वामित्र परसुएडेड 5 आर्यन एंड 5 नॉन आर्यन राजन। विश्वामित्र ने क्या किया कि 5 आर्य और 5 नॉन आर्य राजाओं को एकत्रित किया। ए बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ पारुशनी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं। तो एक युद्ध लड़ा गया था इस नदी के किनारे पे, इन विच सुदास डिफीटेड कंबाइंड आर्मी ऑफ दसराजन, जिसमें से सुदास ने 10 के 10 राजाओं को हरा दिया था। द डिफीटेड वर मेंट स्लेव्स, तो जो हारे गए थे उनसे गुलामों की तरह बर्ताव किया जाता था। डिफीटेड आर्यन, जो आर्य हराए गए थे, वर नोन एज दास, उन्हें दास की तरह जाना जाता था। एंड डिफीटेड नॉन आर्यन वर नोन एज दस्यु, और जो नॉन आर्य थे उनको दस्यु जाना जाता था, उनको दस्यु के नाम से जाना जाता था। मेनी अ टाइम दास वर गिवन फेवरेबल ट्रीटमेंट, कई बार दासों को अच्छा बर्ताव किया जाता था। लाइक ऑफिशियल पोजीशन, जैसे कि ऑफिशियल जगहों पर उनको अपॉइंट करना, और मैट्रिमोनियल अलायंस, या फिर उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना। इन ऋग्वेदा मास किलिंग ऑफ दस्यु इज मेंशन्ड एज दस्यु हत्या, तो दस्युओं की हत्या को ऋग्वेदा में लिखा भी गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, जिसको 1000 BC से 600 BC के बीच माना जाता है। तो अराउंड 1000 BC आयरन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्लेसेस नोन एज अरंजी खेड़ा एंड जखेरा फ्रॉम वेस्टर्न यूपी। तो वेस्टर्न यूपी में अरंजी खेड़ा और जखेरा 2 जगह हैं जहाँ पर लोहे का खोज किया गया था 1000 BC पे। विद दिस डिस्कवरी वेरी गुड ऑफ क्वालिटी ऑफ आयरन टूल्स वर क्रिएटेड, इस खोज से लोहे के बहुत अच्छे अच्छे हथियार बनाए गए, बहुत अच्छी क्वालिटी के, विच फैसिलिटेटेड द क्लियरिंग डेंस फॉरेस्ट इन गैंजेटिक वैली एंड प्लेन, जिन्होंने सहायता की जो बहुत ही घने घने जंगल थे गंगा वैली पे और प्लेन पे उनको हटाने में। नाउ वेरी फर्टाइल लैंड वाज अवेलेबल, बहुत ही उर्वरक ज़मीन अब उभर कर सामने आ चुकी थी। ऑन विच दे स्टार्टेड वेरी एग्रेसिव एग्रीकल्चर, जिसमें उन्होंने खेती बाड़ी करना चालू कर दिया बड़ी तेज़ी से। विच मेड देयर लाइफ मोर सेडेंटरी, जिस खेती बाड़ी ने उनकी लाइफ को एक जगह पर स्थिर कर दिया। आर्यंस फर्दर पेनेट्रेटेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आर्य जो थे वो यहीं पे नहीं रुके, वो और आगे बढ़े, जो कि नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट्स, जिसको आर्यवर्त कहा जाता था। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब साइड का, लाहौर साइड का पार्ट, एंड नॉर्दर्न पार्ट मतलब कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब पार्ट आर्यवर्त कहलाता था। ईस्टर्न पार्ट was known as पूर्वखंड and central part was known as मध्य देश। In later Vedic texts such as अथर्व, यजुर, सामवेद, तो लेटर वैदिक काल में लिखे गए जो वेद थे जैसे कि अथर्व, यजुर, सामवेद, तो उनमें द रिवर्स लाइक गंगा एंड सदानीरा, सदानीरा यानी कि गंडक, तो इन नदियों का चर्चा किया गया है। तो इकोनॉमी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो एग्रीकल्चर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, तो इस समय खेतीबाड़ी करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो चुका था। एंड द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो खेतीबाड़ी से उत्पन्न अनाज होता था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया ट्रेड के लिए। विच इंक्लूडेड, जिनमें से थे बार्ली, व्हीट, राइस, जिनको यव, गोधूम एंड व्रीही भी कहा जाता था। एंड टैक्सेशन वॉज सेम एज इन द अर्ली वैदिक पीरियड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड।
द पोजिशन ऑफ राजन बिकेम मच मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। द असेंबलीज ऑफ सभा समिति लॉस्ट देयर फॉर्मल इम्पोर्टेंस। सभा और समिति जो कि अर्ली वैदिक पीरियड की 3 महत्वपूर्ण असेंबलियों में से एक थी, उन्होंने अपनी महत्वता खो दी थी। एंड विधाता कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, और विधाता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। नाउ राजन वाज असिस्टेड बाय प्रीस्टली क्लास। अब जो राजा जो था उन्हें ब्राह्मण असिस्ट करते थे, सजेशन देते थे। इनिशिएटेड मेनी टाइप्स ऑफ रिचुअल सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने कई तरह के बलियों की परंपरा चालू कर दी टू कम्फर्ट सुप्रीम पावर, राजा को सबसे महान बनाने के लिए। उनमें से कुछ हैं जैसे कि राजसूया। इट वाज अ कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, यह एक तरह से राज्याभिषेक था। वेयर राजन वाज अपॉइंटेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रीस्टली क्लास, जहाँ पे राज को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता था। वाजपेया ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति का पेय पदार्थ। इन दिस सेरेमनी स्पोर्ट्स इवेंट लाइक चैरियट रेस, यानी कि रथों की दौड़ कराई जाती थी। वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द एंड ऑफ रेस, दौड़ के अंत में पब्लिक वाज गिवन फ्री फीस्ट, पब्लिक को मुफ्त का खाना दिया जाता था। दिस सेरेमनी वाज इंटेंडेड टू इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ राजन अमंग हिज सब्जेक्ट्स। तो इस सेरेमनी को इसलिए ऑर्गेनाइज कराया जाता था ताकि राजा जो था वो अपनी प्रजा पर अपना प्रभाव छोड़ सके। नाउ अश्वमेध क्या होता था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल सेक्रीफाइस एम्ड एट इंक्रीजिंग टेरिटरी। यह जो परंपरा थी वह समृद्ध साम्राज्य को बढ़ाने की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण परंपरा थी। इन दिस सेरेमनी ए हेल्दी हॉर्स आफ्टर गेटिंग इन सीजन वॉज रिलीज टू वेंचर इन द टेरिटरीज ऑफ अदर्स। इस परंपरा में क्या होता था कि एक घोड़े को लिया जाता था, उस पर एक चीरा लगाया जाता था और उसे दूसरों की भूमि पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इफ़ हॉर्स इज़ कैप्चर्ड बाय अदर रूलर, अगर घोड़े को दूसरे शासक द्वारा पकड़ लिया जाता था, देन फाइट वॉज इंश्योर्ड, तो युद्ध होना तय था। इफ़ ही डजंट कैप्चर्स द हॉर्स, अगर वो घोड़े को नहीं पकड़ता है, देन इट मेंट दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ अश्वमेध किंग। तो यह श्योर था कि उसने अश्वमेध राजा की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। द सेरेमनी नीडेड टू बी कंक्लूडेड बिफोर द डेथ ऑफ हॉर्स विदिन 40 डेज। तो जो सेरेमनी थी, यह परंपरा थी, उसको 40 दिन या फिर घोड़े की मृत्यु के पहले ही ख़त्म किया जाना चाहिए था। ऑन द लास्ट डे ऑफ सेरेमनी हॉर्स वॉज सेक्रीफाइस्ड। तो प्रथा के अंतिम दिन घोड़े की बलि दी जाती थी अलॉन्ग विद 21 स्टेराइल काउज, 21 बांझ गायों के साथ, एंड मोर देन 600 बुल्स, और 600 बैलों से भी ज़्यादा के साथ। सोसाइटी क्या थी लेटर वैदिक पीरियड में, तो इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इट मेंशन टू डिवाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इनटू 4 वर्णास। तो ऋग्वेदा के 10वें मंडल में जन्म के आधार पर व्यक्ति को, सोसाइटी को 4 वर्णों में विभाजित किया जाना चाहिए था, जिसमें से जो ब्राह्मण थे, इमर्ज फ्रॉम द माउथ ऑफ प्राइमल मैन मीन्स आदि ब्रह्मा, जो कि आदि ब्रह्मा के मुख से अवतरित हुए, और क्षत्रिय कंधे और छाती से अवतरित हुए, वैश्य जो कि जांघों से अवतरित हुए, एंड शूद्र जो थे वो आदि ब्रह्मा के पैरों से अवतरित हुए। चलिए अब देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में औरतों की क्या स्थिति थी। तो राइट्स ऑफ वुमेन्स क्या थे, तो पॉलिटिकल राइट्स में दे वर नो मेंबर्स ऑफ सभा एंड समिति। तो सभा और समिति ने अपनी महत्वता को खो ही दिया था, तो इसलिए वहाँ पे जो औरतें थीं उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी थी। एजुकेशनल राइट्स में औरतों को वीमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एजुकेशनल डिस्कोर्सेस, शास्त्रार्थों करने में औरतों को अनुमति दी जाती थी। फॉर एग्जांपल गार्गी हु डिबेटेड विद याज्ञवल्क्य, तो गार्गी जिन्होंने याज्ञवल्क्य से बहस की थी, शास्त्रार्थ किया था। अबाउट मैरिज
गांधर्व विवाह वाज डिसकंटिन्यूड, मतलब लव मैरिज जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। एंड 2 टाइप्स ऑफ अदर मैरिजेस इमर्ज, और 2 अलग तरह की मैरिजेस इमर्ज की। तो इनमें से एक था अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या है कि कोई अगर अपर कास्ट का लड़का है और उसे लोअर कास्ट की औरत से शादी कर दी जाती थी तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे, और उसे एक बार एक्सेप्ट भी किया जा सकता था। किंतु जो प्रतिलोम विवाह था, इसमें अपर कास्ट की जो औरत थी उसे लोअर कास्ट के मेल से, पुरुष से शादी की जाती थी, किंतु यह विवाह अमान्य था, इसे सोसाइटी के द्वारा माना नहीं जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोत्र। तो गोत्र का मतलब होता है लीनियस फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि हम जो पूर्वज होते थे वो तो सेम होते थे, और उनके जो वंशज हैं उनको ही गोत्र कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र वॉज कंसोलिडेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय ही गोत्र का उद्भव हुआ था। इट इज़ बेसिकली लीनियस फ्रॉम नॉलेज सिस्टम। तो जो हमारे पूर्वज होते थे जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उन्हीं के वंशजों को गोत्र कहा जाता है। ब्राह्मण्स एडवाइज्ड एक्सोगैमी ऑफ गोत्र इन द मैटर ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो गोत्र से बाहर ही वैवाहिक संबंध बनाए जाने चाहिए। एंड 16 संस्कार भी थे लेटर वैदिक पीरियड में, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट संस्कार हैं गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। अब देखते हैं आश्रम व्यवस्था। तो इस समय 4 तरह की व्यवस्थाएं थी, जिसमें पहला था ब्रह्मचर्य, जिसको स्टडी फेज भी कहते हैं, अब्स्टेनिंग फ्रॉम फिजिकल प्लेजर, मतलब किसी भी तरह के भौतिक सुख से दूर हटकर अध्ययन करना ही इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य था, और यह 25 वर्ष तक माना जाता था। गृहस्थ जीवन मतलब मैरिड लाइफ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वैवाहिक जीवन और उसकी जो जिम्मेदारियां थी उसको निर्वाह करने के लिए गृहस्थ जीवन बनाया गया था, और इसे 25 से 50 साल के बीच माना जाता है। वानप्रस्थ पार्शियल रिटायरमेंट इन सर्च ऑफ नॉलेज, मीन्स भाजन वजन करना, ये सब वानप्रस्थ के अंदर आता है, इसको 50 से 75 के बीच माना जाता है। एंड संन्यास मीन्स कंप्लीटली एसेटिज्म इन सर्च ऑफ नॉलेज, मतलब भगवान के आत्मा से परमात्मा के मिलन में लीन हो जाना, यही संन्यास था। इसको 75 से 100 के बीच माना जाता है। तो यहीं से हमारे इस वीडियो का अंत होता है। टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इज़ राइज ऑफ 16 महाजनपद एंड हिस्ट्री ऑफ मगध। तो 16 महाजनपदों का जो उद्भव हुआ और मगध का इतिहास, यह हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। फॉर योर सपोर्ट थैंक यू एंड वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो please comment and share, and if you have any suggestion you can write in the comment box, and please subscribe my channel. तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।